हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें इस टाइम आपके साथ विलोम हो गया, वाक्यवर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची शब्द पर आपके साथ प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आइए उसी की सीरीज में बढ़ते हुए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ध्यान रखिएगा, जो क्लास प्रोवाइड करने की टाइमिंग या समय है, आपको शाम 4 बजे क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है स्टडी की पाठशाला चैनल पर। तो ध्यान रखिएगा, शाम 4 बजे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप तैयार हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विपन्न का विलोम है। विपन्न का विलोम है ऑप्शन ए विपदा, ऑप्शन बी है संपन्न, ऑप्शन बी है उत्पन्न, ऑप्शन डी है विपद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। बात करें इसकी व्याख्या की तो ध्यान रखिएगा, विपन्न का विलोम क्या है? संपन्न है। विपन्न का विलोम क्या है? संपन्न है। और विपदा का विलोम ध्यान रखिएगा, संपदा। विपदा का विलोम क्या होता है? संपदा होता है। और बात करें विपद, तो विपद का जो विलोम होता है संपद होता है। विपद का विलोम ध्यान रखिएगा, संपद होता है। एक बार रिपीट कीजिए, विपन्न का विलोम क्या है? संपन्न है। विपदा का विलोम संपदा, और विपद का विलोम क्या है? संपद होता है। तो विपद का विलोम क्या है? संपद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महत्ता का विलोम है। महत्ता का विलोम है, ऑप्शन ए है संपूर्णता, ऑप्शन बी है लघुता, ऑप्शन सी है दीर्घता, ऑप्शन डी है ममता। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। महत्ता का जो विलोम होता है लघुता होता है। महत्ता का विलोम क्या है? लघुता होता है। और ममता का विलोम ध्यान रखिएगा, ममता का विलोम क्या है? द्वेष है। ममता का विलोम क्या है? द्वेष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तुति का विलोम है। स्तुति का विलोम है, ऑप्शन ए है वंदन, ऑप्शन बी है निंद, ऑप्शन सी है निंदा, ऑप्शन डी है वंद्य। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। बात करें स्तुति, स्तुति का अर्थ ध्यान रखिएगा, स्तुति का अर्थ क्या होता है? स्तुति। स्तुति हो गया अथवा प्रशंसनीय कह लीजिए, अथवा प्रशंसा के योग्य जो हो उसे ही स्तुति कहा जाता है। इसका जो विलोम होता है निंद्य होता है। ये जो द लिखा है द्या, इसका प्रोनाउंसिएशन आप किससे करते हैं? द्या से करते हैं। द्या ये कैसे किससे मिलकर बना होता है? तो ध्यान रखिएगा, आधा दा किससे? आधा दा हो गया, और पूरा या से मिलकर बनता है द्या बनता है। क्या बनता है? द्या। इसका प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करते हैं, उच्चारण कैसे करते हैं? द्या से आप करते हैं। आधा दा और पूरा या मिलकर क्या बनता है? द्या बनता है। ध्यान रखिएगा, निंद इसका प्रोनाउंसिएशन है। अर्थात स्तुति का विलोम क्या है? स्तुति का विलोम क्या है? निंद्य है। आपने स्तुति का मतलब क्या जाना? स्तुति जाना, प्रशंसा जाना, अथवा जो प्रशंसा के योग्य हो अथवा प्रशंसनीय, उसे ही स्तुति कहा जाता है। और स्तुति का विलोम क्या है? निंदा से, निंद्य है। स्तुति का विलोम निंद से है। और निंदा किसका विलोम है? तो ध्यान रखिएगा, स्तुति का विलोम क्या होता है? निंदा होता है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कीजिए हमारे साथ, स्तुति। स्तुति का विलोम क्या है? निंद्य है। स्तुति का अर्थ क्या होता है? जो प्रशंसा के योग्य हो अथवा प्रशंसनीय, इसका अर्थ है। निंद्य शब्द क्या है? इसमें जो द्या बना है किससे बना है? तो आधा दा और पूरा या से द्या बना है। और ध्यान रखिएगा, निंदा किसका विलोम है? तो स्तुति का विलोम है। क्या? स्तुति का विलोम क्या होता है? निंदा होता है। स्तुति का विलोम क्या है? निंदा। ध्यान रखिएगा, स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा। स्तुति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सद्भाव का विलोम है। ऑप्शन ए है दुर्भाव, ऑप्शन बी है स्वभाव, ऑप्शन सी है निर्भाव, ऑप्शन डी है प्रतिभाव। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। सद्भाव का विलोम क्या है? दुर्भाव। दुर्भाव में ध्यान रखिएगा कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। कौन सी संधि? तो विसर्ग संधि किसमें है? दुर्भाव में। तो इसका जो संधि विच्छेद हो, दुह धन भाव, क्या होगा? दुह धन भाव, इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सद्भाव का विलोम क्या होता है? दुर्भाव। दुर्भाव में आपने जाना कि कौन सी संधि विच्छेद संधि है? तो विसर्ग संधि है। और इसका जो संधि विच्छेद क्या है? दुह धन क्या हो जाएगा? भाव इसका
संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो विरल का विलोम है। विरल का विलोम ऑप्शन ए है सरल, ऑप्शन बी है सघन, ऑप्शन सी है सहस, ऑप्शन बी है सबल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। आपने इसको कहाँ सुना होगा विरल और सघन? तो अगर आप साइंस पढ़ते होंगे तो साइंस में यह शब्द है विरल और सघन, किसमें? प्रकाश में। तो लाइट एक चैप्टर होगा, उसमें इसका जो यह शब्द है यूज किया जाता है। तो विरल का जो विलोम होता है सघन। सघन मतलब नज़दीक नज़दीक, जो पास पास हो वही सघन है। और विरल मतलब दूर दूर, जो दूर दूर हो वही, उसे ही क्या कहा जाता है? विरल कहा जाता है। विरल मतलब दूर दूर, सघन मतलब पास पास। ध्यान रखिएगा। बात करें सरल। सरल का जो विलोम है कठिन होता है। सरल का विलोम क्या है? कठिन है। और सबल का विलोम, सा मतलब साथ, सा का अर्थ क्या है? साथ से है। सा का अर्थ क्या है? साथ है। बल का मतलब क्या होता है? बल के साथ, अर्थात सबल का अर्थ क्या है? जो बल के साथ हो वही, बल के साथ, उसे ही सबल कहा जाता है। तो बल के साथ जो हो उसे ही क्या कहा जाएगा? सबल कहा जाएगा। और सबल का जो विलोम होता है, ध्यान रखिएगा, सबल का विलोम निर्बल होता है। सबल का विलोम क्या होता है? निर्बल। निर्बल का तात्पर्य क्या है? जिसके पास बल नहीं वही तो निर्बल है। निर्बल, जिसके पास बल नहीं वही निर्बल है। निधन बल, निधन बल क्या है? निर्बल। तो ध्यान रखिएगा, निर्बल का जो संधि विच्छेद निधन बल है, निर्बल उसे कहा जाता है। सबल का विलोम ही क्या है? निर्बल है। सबल का विलोम क्या है? निर्बल। सा का अर्थ आपने जाना साथ से है, तो बल के साथ जो हो उसे ही सबल कहा जाएगा। निधन बल, तो जिसके पास बल नहीं वही निर्बल है। तो आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? आपने सीखा कि विरल का विलोम सघन होता है। विरल का अर्थ क्या होता है? दूर दूर। और सघन का अर्थ होता है पास पास। सरल का जो विलोम है कठिन है। और बात करें सबल, तो सबल का विलोम निर्बल है। निर्बल, जिसके पास बल नहीं वही निर्बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शीर्ष का विलोम है। शीर्ष का विलोम, तो शीर्ष का विलोम है, ऑप्शन ए है नख, ऑप्शन बी है शिख, ऑप्शन बी सी है तल, ऑप्शन डी है उष्ण। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। शीर्ष का विलोम क्या है? तल। तल मतलब जो जमीन के नीचे वही तल, अर्थात, और शीर्ष का मतलब जो ऊंचाई पर हो। शीर्ष आप जानते हैं शिखर, वही शीर्ष। तो शीर्ष का विलोम क्या है? तल से है। शीर्ष का विलोम क्या है? तल है। और बात करें जो उष्ण है, उष्ण का विलोम क्या होता है? ध्यान रखिएगा, शीत होता है। उष्ण का विलोम क्या होता है? शीत होता है इसका विलोम। शीर्ष का विलोम आपने क्या जाना? तल जाना। शीर्ष का विलोम तल होता है और उष्ण का विलोम क्या होता है? शीत होता है। और ये जो नख और तल है, दोनों का अर्थ क्या है? सेम है, नख और शिख। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि शीर्ष का विलोम तल होता है और उष्ण का विलोम शीत होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध। सबसे पहले वाक्य शुद्ध और वाक्य अशुद्ध डिस्कस किया जाएगा, इस पर बेस क्वेश्चन। तो सबसे पहला इस पे क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? इस पे बेस पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से एक वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्य में से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ऑप्शन बी, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। ऑप्शन सी, प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। ऑप्शन डी, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है। बात करें यहाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत क्यों है? ध्यान रखिएगा, यहाँ जो गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था, अर्थात यहाँ गिलास ऊपर शब्द नहीं, गिलास दूध से भरा हुआ था। गिलास दूध से भरा हुआ था, यह पर्याप्त अर्थ देता है। गिलास दूध से भरा हुआ है, इसका तात्पर्य ही होता है कि गिलास ऊपर तक भरा है, अर्थात गिलास क्या है? भरा हुआ है ऊपर तक। तो गिलास दूध से भरा है, इसका तात्पर्य क्या है? कि गिलास पूरा भरा है। एक गिलास है तो आप क्या कहेंगे कि यह गिलास क्या है? दूध से भरा हुआ है। दूध से भरा है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? कि गिलास भरा हुआ है, यहाँ ऊपर तक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए क्या है? यह गलत है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्यों गलत है? ध्यान रखिएगा, यहाँ
केवल संकेत मात्र, एक शब्द मात्र है और दूसरा शब्द क्या है केवल, ये दोनों एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। चाहे आप केवल शब्द का प्रयोग करिए अथवा मात्र, केवल का शब्द जो केवल अर्थ प्रकट करता है वही मात्र भी अर्थ प्रकट करता है। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, तो मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत ही पर्याप्त होता है, अथवा आप यूँ कह लीजिए कि जो मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। आप चाहिए केवल लगाइए या मात्र लगाइए। नेक्स्ट जो ऑप्शन डी है यह क्यों गलत है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ आतंकवाद के ऊपर नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर, यहाँ पर शब्द का प्रयोग हो, ना कि उसके ऊपर थोड़ी करना है, पर निबंध लिखने का आदेश दिया। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंक पर निबंध लिखने का आदेश दिया। यह क्वेश्चन तब इसका जो सही वाक्य हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, अर्थात इस क्वेश्चन क्या अशुद्ध अर्थात अशुद्ध वाक्य को बताना है। 4 ऑप्शन में से एक वाक्य ही अशुद्ध होगा, 3 वाक्य क्या हो जाएंगे शुद्ध होंगे। ऑप्शन ए है वह दंड देने के योग्य है, ऑप्शन बी 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ऑप्शन सी मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, ऑप्शन डी इन्होंने अभी अभी खाना खाया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही क्या है गलत है अर्थात अशुद्ध है। वह दंड देने के योग्य है, यहाँ वह दंड देने के योग्य है, यही वाक्य क्या है अशुद्ध है। ध्यान रखिएगा यही वाक्य क्या है अशुद्ध है। ध्यान रखिएगा इसका जो शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो वह दंड के पात्र, वह दंड का पात्र है, यहाँ जो वह दंड का पात्र है इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वह दंड का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो ध्यान रखिएगा वर्तनी शुद्ध है, वर्तनी शुद्ध आपको बतानी है। सबसे पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, आपको वर्तनी शुद्ध बतानी है। ऑप्शन ए है सन्यासी, ऑप्शन बी है आकाल, ऑप्शन सी है अनुग्रहित, ऑप्शन डी है आजीविका। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है सन्यासी। क्या लिखा गया है शुद्ध लिखा गया। अब बात करें इसके 3 ऑप्शन की, तो पहला जो ऑप्शन बी है यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा अकाल, इसका शुद्ध हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अकाल क्या हो जाएगा इसका शुद्ध हो जाएगा। अनुग्रहित आप जानते हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप यहाँ जो ग्रह है यह अशुद्ध है, यहाँ क्या हो जाएगा गृहीत, तो कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा अनुगृहीत आपको ऐसे लिखा मिलेगा, तो अनुगृहीत शब्द क्या है शुद्ध है। ये शब्द कैसे ऐसे ही शुद्ध लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट शब्द क्या है आजीविका, आजीविका नहीं आजीविका होता है, क्या होता है आजीविका क्या होता है शुद्ध होता है, आजीविका शब्द क्या है शुद्ध है। तो एक बार अगेन रिपीट कीजिए कि कौन कौन से शब्द, सन्यासी शब्द शुद्ध लिखे गए, अकाल आप जानते हैं ऐसे लिखा जाता है, अकाल शब्द क्या है शुद्ध है। ग्रहित में जो ग्रह है यहाँ गृह होगा तो अनुग्रहित शब्द हो जाएगा, और आजीविका ना होकर आजीविका होता है, यही शब्द क्या हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना क्या है कि वर्तनी शुद्ध, आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वांग्मय ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर है किसका इस क्वेश्चन का। तो वांग्मय ध्यान रखिएगा वांग्मय कैसे लिखा जाता है, तो वांग्मय क्या है शुद्ध इसका उच्चारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है, तो आपको शब्द का पहला ऑप्शन क्या है वंदना, वनदना और वंदना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी क्या है शुद्ध है। वंदना शब्द क्या है शुद्ध है, आपको ध्यान देना है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है यह शब्द जो ऑप्शन डी है यह भी शुद्ध है, लेकिन अगर हिंदी में आपको देखा जाए तो ये ऑप्शन बी ही क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अर्थात यह शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन आप देखेंगे यह भी लिखा मिलता है, तो वंदना शब्द भी आप देख लीजिए इसकी व्याख्या में क्या लिखा गया है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द वंदना है, शेष विकल्पों में अशुद्ध वर्तनी है। वंदना शब्द भी प्रयोग में है, किंतु जब शुद्ध हिंदी की बात होगी तो विकल्प बी का ही चयन होगा। तो ध्यान रखिएगा जब शुद्ध
हिंदी की बात होगी तो वंदना शब्द, यह शब्द प्रचलित तो है, ऑप्शन बी में जो वंदना लिखा गया है यह प्रचलित है, लेकिन जब हिंदी में शुद्ध रूप की बात आएगी तो वंदना शब्द शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध बताना है। ऑप्शन ए है अंतर्धान, ऑप्शन बी है षष्टम, ऑप्शन बी है सहस्त्र, ऑप्शन बी है आनुषंगिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा। अंतर्धान क्या है, शुद्ध लिखा है, ध्यान रखिएगा अंतर्धान। अब बात करें यह षष्ठ शब्द क्या है, अशुद्ध है, यह षष्ठ शब्द क्या है, अशुद्ध है। षष्ठ कैसे लिखा जाता है, इसमें माँ का प्रयोग नहीं होगा, वही षष्ठ क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब बात करें यह सहस्त्र लिखा गया है, सहस्त्र ना होकर क्या होता है, सहस्त्र होता है, क्या होता है, सहस्त्र। आप कैसे लिखेंगे उसको तो ध्यान रखिएगा, सहस्त्र ऐसे लिखा जाता है, पूरा सा लिख के उसमें आधा रा लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आधा सा लिख के आपको पूरा रा लगाना है, तो उसे ही सहस्त्र कहा जाता है। सहस्त्र का मतलब ही होता है 1000, क्या होता है, 1000 या 10 कह लीजिए अथवा 1000 कह लीजिए। अब आपको बताइए जो सरा लिखा गया कैसे लिखा गया, सहस्त्र है, सहस्त्र आप सुनते होंगे, 1 सहस्त्र 2 सहस्त्र, तो सहस्त्र का मतलब 1000, सहस्त्र का मतलब क्या है 1000। अब बात करें यह सा कैसे लिखा जाता है, ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि कभी कभी आप गलत कर सकते हैं। अगर आपने इसको तोड़ के ध्यान दिया है तो आप गलत नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, आधा सा और पूरा रा, आधा सा और पूरा रा, आधा सा और पूरा रा मिलकर क्या बनता है, तो ऐसे ही लिखा जाता है। कैसे, आपको ऐसे लिखा मिलेगा। तो सहस्त्र, सहस्त्र ध्यान रखिएगा, यही क्या होता है, शुद्ध होता है सहस्त्र। आधा सा प्लस पूरा रा मिलकर क्या बनता है, स्र। तो सहस्त्र शब्द क्या है, 1000, तो सहस्त्र शब्द ध्यान रखिएगा शुद्ध, इसका ऐसे लिखा जाता है, सहस्त्र नहीं होता, सहस्त्र होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है, आनुषांगिक, आनुषांगिक न होकर क्या होता है, आनुषांगिक, क्या होता है, आनुषांगिक शब्द क्या है, शुद्ध है। आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार अगेन रिपीट कर लीजिए कि अंतर्धान क्या है, अंतर्धान शुद्ध है, षष्टम में म नहीं होगा, षष्ठ शब्द क्या है, शुद्ध है। सहस्त्र ऐसे गलत लिखा जाता है, सहस्त्र में कौन सा सा रहेगा, तो आधा सा का प्रयोग करेंगे और पूरा रा का प्रयोग करेंगे, वही सहस्त्र क्या होगा, शुद्ध होगा, जिसका मतलब 1000 होता है। अर्थात ऑप्शन बी, ऑप्शन डी क्या है, अनुषांगिक है, अनुषंगिक है, अनुषंगिक ना होकर क्या होता है, आनुषंगिक क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द। पहला जो क्वेश्चन इस पे है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। आप जानते हैं तिलक लगाने में कौन सा अन्न प्रयोग होता है, तो अक्षत का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ऑप्शन बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो ध्यान रखिएगा उसके लिए उपयुक्त शब्द है ऑप्शन सी अंतज होता है। जिसका जन्म छोटी जाति अथवा निचले वर्ण में हुआ हो उसे ही अंतज कहा जाता है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो इसकी व्याख्या से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा इसकी व्याख्या में क्या है। तो सबसे पहले बात करें अंडज, अंडज का अर्थ क्या है, जो अंडे से जन्म लेता हो, अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे आप, अंडज कहेंगे। और अंतज्य आपने किसको कहा, जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसे ही अंतज्य कहा जाता है। अब बात करें शूद्र क्या है, तो जो चारों वर्णों में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त हो, क्योंकि 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण हो गया, कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र क्या है, जो चारों वर्णों में जिसे निचला स्थान अर्थात अंतिम स्थान प्राप्त हो उसे ही शूद्र कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द क्या है, अछूत। अछूत क्या है, जो छूने योग्य ना हो। अगर शब्द छूत होता, क्या होता, छूत, इसका तात्पर्य हो जाता छूने योग्य हो, जो छूने योग्य हो उसे ही छूत कहा जाता। लेकिन इसमें क्या लगाया गया, आ लगाया गया, आ उपसर्ग का प्रयोग, अछूत, अर्थात जो छूने योग्य ना हो, क्योंकि आप क्या जानते हैं आ का अर्थ होता है नहीं से, नहीं का तात्पर्य अर्थात जो छूने योग्य नहीं है वही क्या है, अछूत है। एक बार अगेन रिपीट कीजिए फटाफट। सबसे पहला शब्द क्या है, अंडज, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे अंडज कहते हैं। दूसरा शब्द क्या है, शूद्र।
शूद्र किसे कहा जाता है? चारों वर्णों में जिसका स्थान निचला हो उसे ही शूद्र कहा जाता है। नेष्ट शब्द क्या है? अंतज्य, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे अंतज्य कहा जाता है। अछूत क्या है? जो छूने योग्य ना हो वही क्या है? अछूत है। नेष्ट शब्द है उसी पे बेस जो आपके साथ अभी डिस्कस किया गया। अंतज्य शब्द के लिए सही वाक्य है ऑप्शन ए है, अंडे से पैदा होने वाला, गलत। किसी के अंतर से उत्पन्न, ये भी गलत है। अपने सगे संबंधी को छोड़कर देने वाला, ये भी क्या है? गलत है। तथा कथित निम्न जात में जन्म लेने वाला क्या है? अंतज्य कहलाता है। नेक्स्ट शब्द है आपकी स्क्रीन पर, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है, अर्थात जिसका इलाज आप नहीं कर सकते उसके लिए क्या है? एक शब्द। तो असाध्य होता है उसके लिए एक शब्द। जिसका उपचार ना हो सके वही क्या है? असाध्य। अब बात करें अगर शब्द साध्य होता, अगर शब्द साध्य होता तो आप क्या कहते? आप कहते कि जिसका उपचार, जिसका इलाज किया जा सकता, अर्थात उपचार हो सके वही क्या है? साध्य है। लेकिन इसमें क्या लगाया गया? आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया, तो असाध्य। आ का अर्थ क्या है? नहीं से है, तो नहीं है, अर्थात जो साध्य नहीं है, अर्थात जो उपचार करने योग्य नहीं है वही क्या है? असाध्य है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वीर पुत्र को जन्म देने वाली, जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली होती हैं उनके लिए एक शब्द क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन सी जा सही आंसर है। वीर प्रसु, वीर को पुत्र अर्थात वीर पुत्र को जन्म देने वाली उसे ही वीर प्रसु कहा जाता है। अब अगर बात करें इसकी व्याख्या की, व्याख्या देखें तो व्याख्या में क्या है? नेक्स्ट शब्द क्या है? वीरांगना। तो वीरांगना शब्द ध्यान रखिए, वीर स्त्री के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, वीर स्त्री उसे ही वीरांगना कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द क्या है? पुत्रवती। पुत्रवती क्या है? पुत्र को जन्म देने वाली उसे ही पुत्रवती कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द क्या है? वीर बहुरी। वीर बहुरी शब्द क्या है? तो वीर बहू के लिए शब्द क्या होता है? वीर बहुरी होता है। आइए एक बार अगेन रिपीट कीजिए। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, जैसे जैसे बोले वैसे आप भी बोलिए। वीर पुत्र को जन्म देने वाली तो वीर पशु, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर पशु। वीरांगना किसकी? वीर स्त्री। वीर स्त्री के लिए वीरांगना शब्द प्रयुक्त होता है। पुत्रवती, तो पुत्र को जन्म देने वाली पुत्रवती। वीर बहुरी क्या है? वीर बहू, बहू आप जानते हैं, तो वीर बहू क्या है? उसके लिए वीर बहुरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है धीर ललित, ऑप्शन बी है धीरोदत्त, ऑप्शन सी है धीरोदात्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी धीरोदात्त क्या होता है? शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर अब बात करें इसकी व्याख्या से, तो व्याख्या देखें तो जो अगला शब्द क्या है? धीर ललित। अगला शब्द क्या है? धीर ललित। ध्यान रखिएगा, धीर ललित किसे कहा जाता है? तो धीर ललित उसे कहा जाता है जो सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक, सूरवीर हो लेकिन किंतु लग गया, ललित कलाओं का प्रेमी हो, प्रेमी नायक हो, उसे ही धीर ललित कहा जाता है। अब बात करें, आपने धीरोदात्त देखा ही, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को धीरोदात्त कहा जाता है। अब नेक्स्ट शब्द क्या बचा? धीरोदत्त। धीरोदत्त क्या है? सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए, सूरवीर हो लेकिन अभिमानी नायक को ही धीरोदत्त कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को से क्या सीखने को मिला? 3 शब्द मिला। 3 शब्द कौन कौन से? पहला शब्द धीर ललित। धीर ललित में क्या है? सूरवीर तो हो, दोनों में ही जो धीरोदत्त है इसमें भी आप देख रहे होंगे कि सूरवीर तो है, सूरवीर है, लेकिन किंतु लग गया। किंतु क्या है? ललित कलाओं का प्रेमी नायक, ललित कलाओं का प्रेमी नायक हो उसे ही धीर ललित कहा जाता है। धीरोदत्त में क्या हो? दोनों में सूरवीर है, सूरवीर तो हो लेकिन ये क्या हो? अभिमानी नायक हो उसे ही धीरोदत्त कहा जाता है। और धीरोदात्त क्या है? शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक हो उसे ही धीरोदात्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे ही क्या कहा जाता है? वियोगिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वियोगिनी। अगर आप इसकी व्याख्या देखें, इसकी व्याख्या से, तो व्याख्या में क्या है, तो ध्यान रखिएगा, पहला शब्द आपने क्या देखा? वियोगिनी देखा, जिसे ही विरहिणी कहा जाता है। विरहिणी शब्द ऐसे ही शुद्ध लिखा जाता है, विरहिणी। आप जानते हैं यह वाक्य वर्तनी शुद्ध में आता है, तो वर्तनी शुद्ध में विरहिणी ऐसे लिखा जाता है। तो विरहिणी अथवा वियोगिनी, इसका तात्पर्य क्या होता है कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे ही वियोगिनी कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द क्या है? प्रोषित पतिका। नेक्स्ट शब्द क्या है? प्रोषित पतिका। इसका अर्थ क्या होता है? जिस स्त्री का पति परदेश चला गया हो, जिस स्त्री का पति परदेश चला गया हो, उसे ही प्रोषित पतिका कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द क्या है? खंडिता। खंडिता शब्द का जो खंडिता शब्द है, उसके लिए क्या है? वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो, उसे ही खंडिता कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द क्या है? विरह विदग्धा। विरह विदग्धा, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? विरह में जलने वाली स्त्री ही, विरह में जलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? विरह विदग्ध कहा जाता है। एक बार अगेन रिपीट कीजिए। प्रोषित पतिया क्या है? जिसका पति परदेश चला गया हो, उसे ही, विदेश चला गया हो अथवा परदेश चला गया हो, उसे ही प्रोषित पतिका कहा जाता है। वियोगिनी क्या है? वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण, उनका पति क्या है? परदेश में है, उसके कारण वे दुखी हैं, उनको ही वियोगिनी अथवा विरहिणी कहा जाता है। विरह विदग्ध किसे कहा जाता है? तो विरह के कारण जो दुखी हो, उसे ही विरह विदग्ध कहा जाता है। खंडिता क्या है? कि वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो, उसे ही खंडिता कहा जाता है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तत्सम तद्भव शब्द। तो तत्सम का अर्थ किससे प्राय, अर्थात इसका प्राय किससे होता है? तो ध्यान रखिएगा, तत्सम का प्राय संस्कृत से और तद्भव का प्राय क्या होता है? हिंदी से होता है। देवर का तत्सम शब्द है देवर, तो देवर का तत्सम ध्यान रखिएगा द्विवर होता है, द्विवर। तो देवर का तत्सम क्या होता है? द्विवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है फिर से। तो देवर का तत्सम रूप है, तो देवर ध्यान रखिएगा द्विवर। आपको इसको ध्यान रखना है कि देवर शब्द क्या है? देवर शब्द का तत्सम द्विवर होता है, अर्थात कहने का तात्पर्य देवर शब्द कैसा है? तो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? द्विवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान रखिएगा। मक्खन का तत्सम शब्द है, अर्थात मक्खन कैसा शब्द है? तो मक्खन तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है? मृक्षण। इसका तत्सम शब्द होता है मृक्षण। तो मृक्षण इसका तत्सम है किसका? मक्खन शब्द का तत्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से आपको तत्सम शब्द बताना है, अर्थात इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या होगा? तत्सम होगा, और 3 क्या है? तद्भव है। आपको तद्भव ढूंढना चाहिए, अर्थात हिंदी रूप। करोड़ क्या है? हिंदी रूप, इसका तत्सम क्या होता है? कोटि होता है। पीपल शब्द हिंदी रूप, अर्थात तद्भव है, इसका तत्सम पिप्पल होता है। तेल शब्द क्या है? यह भी हिंदी रूप है, और इसका तत्सम क्या होता है? तैल होता है। क्या होता है? तैल होता है। यही दिन बचता है, दिन ध्यान रखिएगा तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है? दिवा होता है। दिन का जो ये दिवस होता है, दिवा नहीं, दिवस होता है। तो आपने क्या सीखा? एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। करोड़ शब्द क्या है? यह तद्भव है। पीपल शब्द तद्भव है, और तेल शब्द भी क्या है? तद्भव है। तेल का तत्सम तैल देखा आपने। दिन का दिन क्या है? तत्सम है, इसका जो तद्भव दिवस होता है। पीपल शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम पिप्पल होता है। और करोड़ शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? कोटि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, अभी आपके साथ डिस्कस किया गया। पीपल शब्द का तत्सम रूप है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए पिप्पल, इसका सही आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है, पीपल से ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, आपको ध्यान रखना है। तो पीपल शब्द कैसा है? पीपल का तत्सम क्या है? पिप्पल, और पीपल शब्द ध्यान रखिएगा तद्भव है, अर्थात हिंदी रूप है। आपने इस क्वेश्चन से सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। जब नहीं बोला जाए, तद्भव शब्द नहीं है, आपको बताना है, अर्थात आपको तत्सम ढूंढना।
तो तद्भव नहीं, वही क्या होगा, तत्सम होगा। तो ऑप्शन जो डी है खर पर क्या है, यह तद्भव नहीं अर्थात यही तत्सम है। आपने क्या सीखा कि जब तद्भव शब्द नहीं बोला जाए अर्थात वह तत्सम होगा। तो तत्सम शब्द क्या है, खर पर है, जबकि तुरंत, आज, धीरज, ये सब कैसे शब्द हैं, तो ये सब तद्भव शब्द हैं। आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, आपने सीखा कि तुरंत, आज, धीरज, ये सब कैसे शब्द हैं, तो ये सब शब्द तद्भव हैं, जबकि खर पर क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है विशेष एवं विशेषण। विशेष एवं विशेषण, आइए सब विशेष एवं विशेषण पर आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करें। तो विशेषण और विशेष का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है और विशेष से क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है अर्थात संज्ञा है। ऑप्शन ए है अनासक्ति, ऑप्शन बी है अनासक्त, ऑप्शन बी है अनुशंसित, ऑप्शन डी है अपमानित। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, ए अनासक्ति क्या है, विशेष है अर्थात संज्ञा है, इसका विशेषण अनासक्त होता है, इसका विशेषण क्या है, अनासक्त है। बात करें अपमानित, तो अपमान का विशेषण, अपमान का विशेषण क्या है, अपमानित है। अनुशंसित का विशेषण ध्यान रखिएगा, अनुशंसित का विशेषण अनुशंसा से है, अनुशंसा, तो अनुशंसा का विशेषण क्या है, अनुशंसित होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए कि अनासक्ति क्या है, संज्ञा है, इसका विशेषण अनासक्त होता है। अपमान का विशेषण अपमानित और अनुशंसा का विशेषण अनुशंसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से अर्थात संज्ञा है। ऑप्शन ए है पौष्टिक, ऑप्शन बी है पाठकी, ऑप्शन सी है भावुक, ऑप्शन डी है विषाद। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। पौष्टिक किसका है, भावुक किसका है और पाठकी किसका विशेषण है। तो आपने देखा कि पौष्टिक, पाठकी और भावुक ये सब कैसे हैं, तो ये सब विशेषण है, जबकि इसमें विशेष क्या था, तो विषाद क्या था, विशेष था। तो ध्यान रखिएगा, जो पौष्टिक होता है यह पुष्टि का विशेषण है, किसका, पुष्टि शब्द का विशेषण है। इसकी व्याख्या से आप देख लें, पौष्टिक का विशेषण क्या है, पुष्टि है, पाठकी का विशेषण पाठक है और भावुक का विशेषण क्या है, भाव है। अर्थात कहने का तात्पर्य जो विषाद शब्द है, विषाद शब्द ध्यान रखिएगा यह विशेष है, उसका विशेषण आप देख लीजिए, विसर्ड इसका विशेषण, विसर्ड इसका विशेषण होता है। एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कीजिए कि पौष्टिक, पौष्टिक, भावुक, पाठकी क्या है, विशेषण है, जबकि इसमें विषाद शब्द क्या था, विशेष संज्ञा था, इसका विशेषण क्या है, विसर्ड इसका विशेषण है। पाठकी किससे बना है, तो पाठक अर्थात पाठ, पाठक शब्द क्या है, पाठक का विशेषण पाठकी होता है, भाव शब्द का विशेषण भावुक और पौष्टिक शब्द का अर्थात पुष्टि शब्द का विशेषण पौष्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, आपको विशेषण बताना है। बनारसी, भारतवर्ष, बाजार, खेती। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। आप सुने होंगे बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी जब आप सुनते होंगे तो यह साड़ी की विशेषता बता रहा है कि वह बनारसी है। आप एक सेंटेंस प्रयोग करिए ऐसे छोटा शब्द बनारसी साड़ी। तो बनारसी साड़ी जब आप प्रयोग करेंगे तो साड़ी की विशेषता है कि वह बनारसी है, तो बनारसी शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। आप रिलेट करिए कि बनारसी साड़ी, तो साड़ी की विशेषता बनारसी है, तो अर्थात बनारसी शब्द क्या है, विशेषण है, जो जिस शब्द के द्वारा किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाए अर्थात वही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना चाहिए कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। अब आपको बता दें, यहाँ दो शब्द आपको मिला, क्या, एक विकारी शब्द, दूसरा मर्यादित मिला। तो विकारी शब्द किसे कहा जाता है, आपको पहले ध्यान तो ये देना चाहिए क्योंकि यह एक क्या है, डिफिनीसन है, यह एक डिफिनीसन है आपको। तो जिस विकारी शब्द, तो विकारी शब्द क्या है, तो विकारी शब्द आपको ध्यान रखना है कि लिंग वचन क्या हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, काल हो गया, कारक हो गया। तो लिंग वचन, जिस शब्द में लिंग वचन काल, जो शब्द लिंग वचन काल कारक के साथ परिवर्तित हो जाता है वही कहलाता है विकारी शब्द।
ये सब शब्द कैसे हैं? तो आपने सुना होगा कि शब्द रचना, तो शब्द रचना में आपको ध्यान देना चाहिए कि विकार की दृष्टि से दो शब्द होते हैं। कौन कौन से? एक विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द आप यहाँ जान लीजिए कि विकारी शब्द क्या होता है? वह शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाता है उसे ही विकारी शब्द कहलाता है। तो विकारी शब्द में 4 आते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों क्या है? विकारी के रूप अर्थात विकारी के भाग हैं। तो विकारी शब्द का तात्पर्य आपने आई होप समझा हो कि लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार जो शब्द परिवर्तित हो जाएं वही क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी वही होंगे जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, वही अविकारी कहलाते हैं। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात क्या है? मर्यादित शब्द। तो मर्यादित शब्द ध्यान रखिएगा, यह एक क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है, लेकिन आपको यहाँ इसका पर्यायवाची देखना है। तो मर्यादित किसका पर्यायवाची है? तो ध्यान रखिएगा, निश्चित। निश्चित शब्द का पर्यायवाची होता है, सीमित शब्द का पर्यायवाची होता है क्या? मर्यादित, सीमित। किसका पर्यायवाची है? सीमित अथवा निश्चित शब्द का पर्यायवाची मर्यादित होता है। अब आपको देखिए इसका अर्थ कैसे निकलता है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित अर्थात संज्ञा निश्चित की जाए, संज्ञा को सीमित किया जाए, वही क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस विकारी शब्द से, विकारी शब्द क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो विकारी शब्द ध्यान रखिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। मर्यादित का मतलब निश्चित हो, सीमित हो। तो अर्थात संज्ञा को आप किससे सीमित कर रहे हैं? किससे सीमित कर रहे हैं? उसकी इस विशेषण से। अर्थात अभी आपने देखा कि बनारसी साड़ी, अभी उसके पहले आपके साथ, तो बनारसी साड़ी, बनारसी शब्द किससे निश्चित कर रहा था? साड़ी को निश्चित कर रहा था। तो साड़ी को निश्चित कर रहा था, वही साड़ी शब्द। तो साड़ी शब्द क्या हो गया? जो साड़ी को निश्चित कर रहा था, कौन? बनारसी। तो बनारसी शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। आई होप को यह डिफिनीशन आपको समझ में आई होगी कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो, तो मर्यादित का तात्पर्य क्या है? निश्चित अथवा सीमित किया जाए। जिस संज्ञा से किसको सीमित किया जाए? विशेषण को सीमित किया जाए ना, वही तो शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा, जिससे आप संज्ञा को निश्चित कर रहे हैं। आई होप आपको यह डिफिनीशन समझ में आई होगी। यहाँ आपको डिफिनीशन ध्यान रखना है, क्योंकि यह इतनी बार की एग्जाम में पूछा गया। आपको ऐसे भी दे सकता है, अथवा आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसकी डिफिनीशन की भी दे सकती है। आपको इस शब्द को ध्यान रखना है, मर्यादित शब्द और विकारी शब्द, ये डिफिनीशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस है। देख लीजिए कि 2 बार एग्जाम में हुआ है, इसके पहले इस और अधिक बार भी यह पूछा गया है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे विशेषण कहेंगे। मर्यादित शब्द इसका अर्थ निश्चित अथवा सीमित होता है। विकारी शब्द आपने ध्यान दिया कि जिससे काल हो गया, कारक हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, इसके साथ परिवर्तन हो जाए, वही क्या होता है? विकारी शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पर, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है मृगेंद्र, ऑप्शन बी है भुजंग, ऑप्शन सी है तुरंग, ऑप्शन डी है अनंग। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए मृगेंद्र। ध्यान रखिएगा, केसरी का पर्यायवाची, अर्थात केसरी किसका है? तो सिंह का पर्यायवाची। किसका? सिंह का पर्यायवाची। भुजंग ध्यान रखिएगा, सांप का पर्यायवाची। भुजंग किसका? सांप का पर्यायवाची। अनंग किसका है? तो कामदेव का पर्यायवाची। किसका? कामदेव का पर्यायवाची। और तुरंग किसका है? तो तुरंग कल आपने देखा था, किसका? घोड़ा का पर्यायवाची। किसका? घोड़ा का पर्यायवाची। किसका? घोड़ा का पर्यायवाची। एक बार फटाफट रिपीट कीजिए। केसरी शब्द किसका? तो सिंह का पर्यायवाची। मृगेंद्र का पर्यायवाची है भुजंग, सांप का पर्यायवाची अनंग, कामदेव का पर्यायवाची, और तुरंग क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शशक का पर्यायवाची शब्द है। शशक का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है शिशु, ऑप्शन सी है खरगोश, ऑप्शन डी है मृग। कल आपको 2 शब्द डिस्कस किए गए थे। कौन कौन सी? पहला शब्द था शशांक और दूसरा शब्द था मृगांक।
आपको क्या बताया गया था? ये 2 शब्द आपने रिलेट, अगर कल की वीडियो आपने देखी होगी तो आपको रिलेट करवाया गया था। तो शशांक में कैसे है, यहाँ शशक से बना है, शशक धन अंक, अंक का अर्थ होता है गोद में लिए हुए, शशक का अर्थ होता है खरगोश, अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। शशक का पर्यायवाची, शशक किसका पर्यायवाची है? तो खरगोश का पर्यायवाची है। तो ध्यान रखिएगा, यह मृगांक, अब बात आती है मृगांक और शशांक किसका पर्यायवाची है? तो यह चंद्रमा का पर्यायवाची। आप जब दादा या दादी से, नाना नानी से सुनते होंगे कि यह कहने को मिलता है कि चंद्रमा, जब आप रात में चंद्रमा को देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह, शशांक का तात्पर्य कि वह अपने गोद में खरगोश को लिए हुए है। मृगांक क्या है? मृग मतलब हिरण, कि अंक मतलब गोद में, तो हिरण को गोद में लिए हुए प्रतीत होता है, ऐसे सुनने को मिलता है। इसलिए चंद्रमा का पर्यायवाची मृगांक और शशांक होता है। आपको ध्यान देना है, शशांक और मृगांक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। तो कमल शब्द का पर्यायवाची कंदर्प है, ऑप्शन ए है अनंग, ऑप्शन बी है धनेश, ऑप्शन डी है इंद्रिवर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी इंद्रिवर, इसका पर्यायवाची होता है कमल शब्द का पर्यायवाची। ध्यान रखिएगा, कमल शब्द पर आपको इस कमल शब्द का पर्यायवाची एक ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाई गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप एक बार देख लेंगे तो कभी भी आप कमल का पर्यायवाची नहीं भूलेंगे। इस पर एक वीडियो बनाई गई है, कमल के पर्यायवाची पर ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है। कभी भी आप इस पर, अर्थात इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कभी उसको गलत नहीं लगा के आएंगे। एक बार इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी कमल के पर्यायवाची की। इस पर मतलब ट्रिक बेस आपको बताया गया है, समझाया गया है इसके अर्थों के साथ। तो आपने देखा कि कमल का पर्यायवाची क्या है, इंद्रिवर इसका पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है मिलिंद। मिलिंद किसका है? तो ध्यान रखिएगा, मिलिंद आपने देखा था भौरा का पर्यायवाची। किसका? भौरा का पर्यायवाची। तो जब मिलिंद भौरा का पर्यायवाची है तो यही तो क्या हुआ, इसका आंसर हुआ, अर्थात पर्यायवाची नहीं पूछा था। तो अर्थात अरविंद किसका पर्यायवाची है? पंकज का है, जलज का है, अंबुज का है। तो अब आपको यहाँ ध्यान देना है, क्या इसमें पंक शब्द है, इसमें जल शब्द है और इसमें अम्बु शब्द है, और एक शब्द क्या लगा है, सब में जा जा लगा है, जा लगा है, जा लगा है। जा का अर्थ क्या होता है? देने। जा का अर्थ ध्यान रखिएगा, जा का अर्थ क्या होता है? जन्मा होता है। जा का अर्थ जन्मा होता है। अब कैसे? पंक मतलब, पंक का अर्थ होता है कीचड़ से। पंक का अर्थ क्या होता है? कीचड़ से। तो कीचड़ में जन्मा कौन? कमल। जल का अर्थ क्या है? जलज। जलज, ध्यान, जल का अर्थ जल और जा मतलब जन्मा, तो जल में जन्मा कौन? कमल। अम्बु का मतलब होता है जल, अम्बु का मतलब जल होता है, जा मतलब जन्मा, तो जल में जन्मा कौन? तो कमल। अर्थात पंकज, जलज, अम्बुज किसके पर्यायवाची हैं? ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची? तो कमल के पर्यायवाची। और अरविंद भी किसका पर्यायवाची? तो कमल का पर्यायवाची। ध्यान रखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको कमल के पर्यायवाची में कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। जितनी भी पर्यायवाची कमल की होती हैं, जितने भी पर्यायवाची हैं, उनको एक साथ ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है। अगर आपको वीडियो उसमें पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कमल के पर्यायवाची की ट्रिक आपको अच्छी लगी। बार बार इसलिए मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि सही में अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो कभी भी आप उसको भूल नहीं पाएंगे, कमल के पर्यायवाची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आज की क्लास में बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।